बढ़ेंगे भाई, आपने इमरान खान साहब के ऊपर ही रहेंगे। खान साहब का आपने यूटर्न वाला मैंने हवाला दिया। खान साहब को आपने एक बात करें ना, इसमें हम बात कर लेते हैं ना। अगर आप 6 सवाल रखेंगे तो मुझे 6 नहीं है सवाल, एक सवाल रखें। हाँ, उस सवाल को आप फ्रेज करें। वो सवाल तो हो गया ना, यूटर्न वाला हो गया। मैंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। आपने वो खान साहब के यूटर्न की बात की थी, तो आप वो नहीं पूछना चाह रहे, कोई और सवाल करना चाह रहे, कर लें। नहीं, आप दे दें, अगर कुछ और चीज ऐड करनी है तो कर दें। पूछना नहीं चाह रहा है, लेकिन आपने काफी लंबा जवाब दिया ना उसका। खान साहब का यूटर्न के ऊपर नहीं मैं जा रहा, मैं खान साहब के यूटर्न पे नहीं जा रहा। आपने वैसे कोट किया था, मैंने कोट किया था। वो फखरिया कहते हैं मैं यूटर्न का मास्टर हूं। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यूटर्न ले। हम कहते हैं यूटर्न नहीं लेना चाहिए आपको। आपको अपने मकसद को फिक्स करके स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यूटर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता, आ सकती है। यूटर्न हो 180 डिग्री। देखें, यूटर्न होता है कि मैं फिर खोल के करूंगा, फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। नहीं, यूटर्न है, मैं बता दूं। स्ट्रेटेजी चेंज करना हालातों वाकयात के मुताबिक बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री अगर चेंज करना है तो फिर आप अपने पुराने गुनाहों के ऊपर माफी मांगेंगे। ठीक है। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है। और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है। आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, नहीं होता? तो आप बात तो नहीं आपको बदलना चाहिए। मैं अली भी बता, और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना, तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोल रहे होते हैं। तो कायम नहीं उस बात के ऊपर। चलें ठीक है, लेकिन क्या ये कि उस वक्त जो आप करते रहे ना, कहानी करवाते रहे, और आपकी जितनी कहानी है 2014 से लेकर आज तक, उन कहानियों के ऊपर माफी मांगे। बहुत सारी, और मैंने मांगी है। अगर ये मुझे कहते हैं ना कि मैंने कोई यूटर्न लिया, पहली बात है मैंने तो कोई यूटर्न लिए ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने मामलात को कंक्लूड करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया। हाँ, वक्त के साथ अगर कोई चीज मुझ पर अया हुई तो मैंने उसके हवाले से उसको क्लैरिफाई किया। लेकिन मेरा पुराना मौके भी ऐसा नहीं होगा कि यूटर्न। मसलन मेरा मौकिफ था कि रुकू में रकत नहीं मिलती, मैं इमाम बुखारी के साथ था। लेकिन मेरी वो वीडियोस भी उठा के देखें, मैं ये कहता था कि जो इसके कायल है ना, उनकी नमाज भी दुरुस्त है। ठीक है, ये नहीं कि मैं कहता इनकी नमाज ही नहीं होती, ये हराम के मुर्तकिब हो गए, ये गद्दार हो गए, ये नहीं करता था। अब मैंने इसको अडॉप्ट किया, इस मौके को बेहतर समझा, तो ये कोई 180 डिग्री डिसीजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब का जो यूटर्न था, इमरान खान साहब के ऊपर डिबेट नहीं थी, वो सिर्फ मैंने हवाला, वो आप फिर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पता है, सिर्फ मेंशन करके फिर वो बीच में से बात उठाते कहते हैं कि जवाब गोल कर गया। तो इसलिए अगर कोई मौलवी की मिसाल देते तो मेरा नहीं ख्याल, मतलब एक तो अच्छा ठीक है, लॉजिकल हो जाता है नफ्स के ऊपर नहीं नजर भी है और हाथ भी है। एब्सोल्युटली, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी बाहों को ऐसे ही कायम रखे। मैं खान साहब के ऊपर जो सर मैंने बात की ना, इमरान खान साहब को यूटर्न कर दे के आपकी बात की। अब मैं अगले सवाल की जानिब ये बढ़ रहा था इसी तरफ इमरान खान की तरफ से कि आपने उनके यूटर्न की बात की, आपने उनका हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया। डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपैरिजन करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? मैं बताता हूं, मैं बताने लगूं, मैं तो अभी आगे आ रहा हूं, अभी तो बात स्टार्ट की है। अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना, आई थॉट किसी ने करवाया। वो साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे कि कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। वो काट लेंगे इतना क्लिप, अली भाई भी आपने खुद ही कहा। नहीं, फिर तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं कंटिन्यू। अगर आपको ये फिक्र लगी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपको ये फिक्र है कि अल्लाह ताला को ये फिक्र है कि अगर मेरा क्लिप काट लिया गया कि नमाज के करीब मत जाओ, तो मैं ये आयत ही नाज़िल नहीं करता। तो नाज़िल तो इसी तरह ही हुई है। ठीक है, कंटिन्यू। इस तरह तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू। वो क्लिप काटे वालों को छोड़े, उनके पीछे हम तो छोटा सा जोक था। हम मेरे ख्याल इल्मी डिबेट कर रहे हैं, अच्छी डिबेट जा रही है। जाहिल आदमी की वजह से हम आपस में तो अपना टाइम जाया ना करें। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैंने बिल्कुल ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी करवानी है। हाँ, तो जब भी कंपैरिजन करवाया जाता है, इस जुमले से बात दूसरी तरफ चली, तो उसमें मिनिमम 100% उस चीज का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, मिसाल दी जाती है। मसलन मैं अपने उस्ताद के बारे में ये कहा करता हूं कि मौलाना इसहाक साहब इस दौर के इमाम हुसैन थे अलैहिस्सलाम। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मैं मौलाना इसहाक को सैयद मानता हूं, वो तो सैयद है ही नहीं थे, या मैं उनको अहलुल बैत में से शुमार करता हूं, या मैं उनकी कुर्बानियों को मिनिमम उसी तरीके से समझता हूं जो हुसैन इब्न अली ने दी। नहीं, एक फैक्टर में कि हुसैन इब्न अली ने दिलेरी दिखाई गिवन सर्कमस्टांसेस में। 3 बरे-आज़मों में फैली हुई बनु उमैया की हुकूमत के खिलाफ वो खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। ठीक है। इस एतबार से मौलाना इसहाक साहब 1 मैन आर्मी थे कि वो सारे फिरकों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा अपना फिरका मुझे अहले हदीस भी सपोर्ट नहीं करेगा, और जब मैं शिया के पास बैठूंगा तो मेरे ऊपर टैग लग जाएगा शिया होने का। उन्होंने परवाह नहीं की,
वन मैन आर्मी थे, तो मैंने उनको हुसैन के साथ कंपेयर किया, और ये तो सेंसिटिव मसला है ना रिलीजन का। अब आ जाए इसी तरीके से, जब मैंने खान साहब की बात की थी तो उसी जुमले में टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने एक्टिंग करके भी बताई थी कि हिटलर ने यूं, मैंने हाथ उठा के कहा था कि वो हलफ लेता था, खान साहब भी हलफ ले रहे हैं, बस सिर्फ हाथ का फर्क है दाएं और बाएं का। हलफ ले रहे हैं खान साहब? हाँ, अपने मानने वालों से उन्होंने हलफ लिया था ना कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तो मेरे बच्चे तो दूसरे मुल्क होंगे, लेकिन आपने अपने बच्चे लेकर आ जाना है और अपने बच्चे कुर्बान करने हैं मेरे लिए, ठीक है। अगर इस एक पॉइंट पे आपने कंपैरिजन, जी जी, एक पॉइंट। दूसरा, मैंने उसमें ये कहा था कि आप अपने फितने को अपनी जिंदगी में खत्म करके जाएं। अपने फितने को? इमरान खान एक फितना है? जी, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं जब, मुझे जुमला तो पूरा करना था भाई, पॉइंट आता है सामने, सॉरी मकसद आपको तंग करना नहीं था, लेकिन वो पॉइंट इस तरह है ना, इमरान खान को फितना क्यों कहेंगे आप फितना क्यों कहेंगे? आपके चंद बेवकूफ गेस्ट की सजा मुझे तो ना दें, मैं तो हर जुमला, आप सवाल शुरू करते हैं ना तो मेरे दिमाग में पूरी रील होती है कि मैंने क्या बात करनी है और कितने मिनट बाद क्या जुमला बोलना है। अभी तो मैंने जुमला बोला है कि फितने को, तो मैं अभी इसके बाद अगला जुमला बोलूंगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है जब मैं फितना बोलता हूं तो उससे अगला जुमला क्या बोलता हूं जी, बोले जी, अरबी वाला, देख लें जवाब मिल गया आपको। ठीक है, तो आपने मुझे अगले जुमले में नहीं जाने दिया, और ये आखिरी वार्निंग है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, पता है ना, मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था भी फारक, तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा देना। तो ये तो अच्छी बात है, नेचुरल चीज है। नहीं, लेकिन अच्छी बात, अभी कैमरा बंद वाली बात ठीक नहीं होगी ना। अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो सब्र से सुने, मैंने कोई 50 जुमले तो नहीं बोले ना, मैंने तो अभी, ये दूसरी दफा बोला, लेकिन आपकी बात के अंदर तो ठीक है ना कि मैं कैमरा बंद कराऊंगा। बोला है फितना, अभी मैंने अगली बात ही नहीं की है, मैंने अगला जुमला बोलना था। याद हो ना कि मैं, जिन लोगों के पास बातें नहीं होती हैं तो वो 50 बातें करते हैं, मैं तो एक लोहार की मारता हूँ, 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फायदा नहीं ना। मैं सुनूंगा, मुझे तो आपने खुद ही का टाइम कम है इंटरव्यू दे रहे, मैंने इस्लाम अल्लाह के पैगंबर है, उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कह सकते हैं कि भाई आप औलादगी है, तो मैं भी आपको कह सकता हूँ भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने सुन्नत में कहा सुना, ठीक है। अब आपने ये नहीं समझना कि मैंने आपको जो है मुझे लगा समझ लिया है और मैं खुद को खिज़र, तो ठीक है, ये आपको वो जवाब भी मिल गया कि जब एग्जाम्पल करवाई जाती है ना इस तरीके से तो 100% नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा था कि खान साहब आपने अपने इस फितने को, यानी अरबी वाले आजमाइश को, अपनी जिंदगी में खुद खत्म करना है। जो आपने लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर वायलेंट किया है, ठीक है, कि वो एज ए इदारा फौज की ट्रोलिंग करते हैं। अभी भी आपने देखा है ये BLA का जो मसला हुआ है, किन लोगों ने गोद में लिया हुआ है इन दहशतगर्दों के वाकयात को और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोया के वो हमारे मुखालफीन के साथ खड़े हुए हैं, गोया के। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको मुखालफीन के साथ समझता हूं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है। और प्रैक्टिकली हमें नजर भी आया है, ये एक मौका था कि इस मौके के ऊपर हमारी ऑपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। हालांकि खान साहब के दौर में खान साहब उठ के बाहर चले गए थे, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन फिर भी आर्मी चीफ के साथ बैठी थी, उस वक्त एक क्रिटिकल इशू के लिए, ठीक है। ये वाला हौसला कम से कम इधर इनको अपोजिशन में दिखाना चाहिए था, जो उस अपोजिशन ने दिखाया जिसको ये कहते हैं कि जी वो तो डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। तो इस वक्त तो हमें यही नजर आया। तो मैंने ये बात की थी कि आप जो इस तरह लोगों को वायलेंट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में इस फितने को एड्रेस करें और लोगों को समझाएं कि इस तरह वायलेंट होने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आप तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली लाने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी होगी, उसके लिए आपको धमकियां नहीं लगानी होंगी, उसके लिए आपको इस तरह के धरने नहीं करने होंगे कि आपने मुल्क को ब्लॉक कर देना है। और ये वो सारी बातें हैं जो खान साहब से हमने सीखी हैं। जब TLP वालों ने यहाँ धरना दिया, खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर आज़म को। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने उनसे सीखी थी। तो वो आईना हमने उनको दिखाया था कि भाई इस तरह करें। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम उनको कोई उस एतबार से काफिर, मुर्तद या वो चीज समझते हैं। जाहिर है जब एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो ओवरऑल ही आपकी सारी बातें ठीक है, जस्टिफाइड है। ये इमरान खान के ऊपर डिबेट आई। सो डू यू थिंक नाउ प्रेजेंटली इस वीडियो के अंदर एज ऑफ टुडे कंपैरिजन जो था वो जस्टिफाइड नहीं था, नहीं होना चाहिए था, आपको नहीं कहना चाहिए था हिटलर और इमरान खान वाला? नहीं, बिल्कुल ठीक किया मैंने, वही वाली। अच्छा, लेकिन आप बहुत हर चीज कहते हैं, मैं साइंटिफिक की बात करता हूँ और करते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है आपकी जब आप चीज को डिफेंड करते हैं, लॉजिक देते हैं। और चले इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं हिटलर के उस जमाने की सारी एक्टिविटीज बताता हूँ आपको। मैं भी अली फिर आपको ऐसे मशवरा दूंगा, शहजाद गयास भाई हैं हमारे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, वो आप देख लें। शहजाद गयास भाई का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को UAE से इसलिए वीजा बैन किया उन्होंने क्योंकि वो एक मोरू भाई हैं, उन्होंने वीडियो के अंदर कहा था बच्ची चेक।
मतलब इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट वाली मैंने उनकी वीडियो देखी है, उसके अलावा नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ। अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है वो अलग बात है, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है ना, हिटलर तो अब माजी हो चुका है ना, किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा वार के जरिए मुसल्लत हुआ, ज्यादा तो एक चीज सबके सामने एक चीज कोट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सिंस साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हम आप बात करते हैं तो मैंने कोशिश की है, वैसे नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम इनकी लीडरशिप और आइडियोलॉजी की बात करें और कंपैरिजन को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करें तो वो कहते हैं इमरान खान वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, हिटलर एक फैशिस्ट डिक्टेटर था जिसने जेनोसाइड किया था। फोर्स और वायलेंस की बात करें तो हिटलर ने मिलिट्री को कंट्रोल किया, वॉर्स वेज की, एग्जीक्यूटेड मिलियंस। डिबेट करते जाते हैं, पहले ही आपका जुमला जो है ना, आप एक साथ एग्री करते हैं? मैं अभी खत्म कर लूं, सिर्फ 4 हैं। हिटलर जो है वापस आके पॉइंट कर दूंगा, 4 हैं, सिर्फ डेमोक्रेटिक था, सिर्फ 4 हो गया है सरकार, सिर्फ 4 पॉइंट। इमरान खान की डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसकी टोटलिटेरियन थी। हिटलर किस तरह आया ऊपर? इलेक्शंस के जरिए आया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन पहले प्रोपेगेंडा हुआ सारा, उसके बाद जिस तरीके से मुसल्लत हुआ और फिर उसने जो कुछ किया, तो खान साहब भी 2014 के धरनों से शुरू हुए और करते करते 2018 में आए। बिल्कुल दोनों, उसको अगर आप डेमोक्रेसी समझते हैं तो बिल्कुल एक जैसी डेमोक्रेसी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्लाइट वही है, ट्रैक वही है, बिल्कुल वही है, वही उसी तरीके से हिटलर ने एंड पे कोई 20 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया। तो डू यू थिंक इमरान खान हैज द कैपेसिटी? ये तो बात का मामला है ना। आपने क्या फ्लाइट वही है? एक गलत बात ना करें, आपने पहला जुमला बोला डेमोक्रेटिक तरीके से आया था, बाद में उसके करतूत क्या है ये तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। यहां तक आपकी बात गलत साबित हुई कि डेमोक्रेटिकली नहीं है, दोनों डेमोक्रेटिक आए अगर आप डेमोक्रेसी समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी गलत है कि हिटलर जो है वो कोई फौजी डिक्टेटर था, फौज की कमांड तो उसने बाद में ली है, वो भी पहले हारा था, उसके बाद प्रोपेगेंडा किया उसने और इसके जरिए वो कि जर्मन जो है वो सुपीरियर है, नया पाकिस्तान, नई जर्मन कौम, इसी तरीके से वो भी ऊपर आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर है अपनी जगह। अब एक एक एक्टिविटी को आप डिस्कस करेंगे ना, तो इसके बाद अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई हिटलर जो है उसने शादी नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि आप खान साहब को भी ये कह रहे हैं भाई ये जब मैं कहूंगा ना फिर आप बात करेंगे। मैंने कहा था कंपैरिजन का मतलब ये होता है 100% तो कभी भी वो नहीं होता। बहरहाल यहां तक क्लियर है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी से खान साहब ऊपर आया ना, इसी किस्म की डेमोक्रेसी से हिटलर भी ऊपर आया था। यहां तक तो दोनों बराबर है। आगे चले, ठीक है, लॉजिकल एंडिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, अभी बात करेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं हुआ बाद में जो हिटलर ने किया, वहां तक नौबत ही नहीं आई, हमारे खान साहब को मौका ही नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं ना कि भाई उन्होंने नहीं किया, कल को कोई अच्छा, वैसे हिटलर क्यों, स्टालिन क्यों नहीं, माओ ज़ेडोंग क्यों नहीं? वैसे ही क्वेश्चन है, ज़हन में आया। वो तो आके मसनद पे बैठ गया था। स्टालिन की मिसाल मैं इसलिए नहीं दूंगा कि वो तो रशियन इनकलाब के बाद जब लेनिन मर गया तो उसके बाद सेकंड था तो ऊपर आया ना। यहां तो ये इलेक्ट हो गया है इलेक्शंस के जरिए हिटलर, वो हिटलर ही बेस्ट मिसाल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, हम बड़े डिबेट को आगे लेके जाएंगे, इमरान रियाज के ऊपर लेके आएंगे थोड़ी सी देर के लिए। वो इस पॉइंट से लेके आएंगे कि आपने कहा कि यार खान साहब की कोई पॉजिटिव बात भी कर लेना। खान साहब की कोई पॉजिटिव बात, वो तो खान साहब की पॉजिटिव बात तभी नजर आ जाएगी आवाम को ना, अगर होगी। वो तो उनके फॉलोअर्स का काम है। उनके यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनके एफर्ट्स हैं, बिल्कुल, इसके अंदर आपकी वीडियोस भी रिकॉर्डेड है माशाल्लाह। कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला एक उनका अच्छा काम है, ठीक है। और सबसे अच्छा काम है वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने ले लिया। उसमें एग्जैजरेशन हुई लेकिन बयानिया उन्होंने लिया, ये मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, गुड इनफ, गॉट इट, पॉइंट रिसीव। अच्छा अली भी, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल की नज़रियाती हैं, और मतलब आप कहते हैं कि मैं पुराना 12-13 साल का नज़रियाती हूँ। सो मतलब कि किसी के नज़रियाती होने में टाइम मैटर करता है या आउटपुट मैटर करती है? और मैं एक चीज़ यहाँ पे माजरत के साथ एक सवाल है कि आपके, वो कहते हैं जो नाकिद है, वो कहते हैं कि आपके 12 साल नज़रियाती होने के टाइम के अंदर उतने सेक्रीफाइसेस नहीं हैं पॉलिटिकली तौर पर जिनके इनके 3-4 सालों के अंदर। एग्जांपल अगर इमरान रियाज का वो कोट करते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज ने दर्जनों मतलब वो मुकदमात झेले, और उसके बाद वो कहते हैं कि बेअक वक्त उनके खिलाफ झंग, अटक, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, गुजरांवाला, लाहौर, भक्कर, कोट अद्दू, चकवाल जैसे शहरों में गद्दारी के संगीन मुकदमा। मैंने उसकी मजम्मत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, तब हो जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि एक केस के ऊपर एक मुकदमा हो सकता है, और उनके ऊपर 20 चल रही थी। उसके बाद 4 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको उठा लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उनकी जमानत थी उनके पास। उसके बाद मजम्मत की थी, 140 दिन तक उनको उठाई रखा, जबरी गुमशुदगी की मजम्मत की थी, लेकिन इमरान साहब को पता ही नहीं है कि मैंने मजम्मत की हुई है कि नहीं। 12 एंकर के साथ की हुई थी। 12 जून 2024 को हज के लिए वो जा रहे थे, उनको
ये मेरा पॉइंट ये है इसके अंदर, मेरा पॉइंट सवाल ये है कि ये इनकी पिछले 3-4 सालों के कहते हैं कल के नजरियाती हैं, कल के नजरियाती की ये सैक्रिफाइसेस हैं, तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप 12 साल के सियासी नजरिए रिलीजन का तो माशाल्लाह आपके एफर्ट्स अनमैचेबल हैं, पॉलिटिकली पूछ रहा हूं। मैं पॉलिटिकली भी बताता हूं, मैं कुरान और सुन्नत से जवाब देता हूं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में, वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। इससे पहले नबी इस्लाम ने एक लकीर खींची सुलह हुदैबिया के मौका पर, सही मुस्लिम में आता है 6488 हदीस नंबर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक इख्तलाफ था खालिद इब्न वलीद के साथ, और उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ हक पर थे। खालिद इब्न वलीद को नबी इस्लाम ने जूनियर होते हुए उस मुहिम का हेड बनाया हुआ था। उन्होंने उस हेड होने का फायदा उठाते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। सही मुस्लिम में हदीस है। नबी इस्लाम के पास शिकायत लगाई अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। नबी इस्लाम ने हजरत खालिद को बुला के कहा कि खालिद, अब तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त एक मुट्ठी भर जो गंदम खैरात की थी, एक मुद और उसका हाफ, ऑलमोस्ट आप समझ ले 300 ग्राम, 7.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी तुम खैरात कर दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मेरी तो जंगी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ उस जमाने में नजरियाती थे जब नजरियाती होने का मतलब मौत थी, और खालिद इब्न वलीद उस वक्त नजरियाती हुए, इस्लाम कबूल किया जब सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को पावर तस्लीम कर लिया था। एक ये मिसाल। दूसरी, मौला अली अलैहिस्सलाम पे कभी भी कुफर का वक्त नहीं गुजरा। उनको ये एज हासिल है बाकी सहाबा पर। बाकी सहाबा काफिर से इस्लाम में दाखिल हुए, कुफर से, और मौला अली ने आंख ही इस्लाम में खोली है नबी इस्लाम की सोबत में। अब आ जाए वो नजरियाती लोग, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। इमरान रियाज साहब ने मुझे कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ। ठीक है। इसके जवाब में यही जवाब बनता था कि भाई मौला अली का और दूसरे असहाब का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझ पे तो कभी कुफर का वक्त ही नहीं रहा, मुझ पे तो कभी टाउट होने वाला वक्त ही नहीं रहा। आप ताजा ताजा नजरियाती हुए हैं, और उस शख्स को जो हमेशा से ही नजरियाती था। यह फर्क है जी। फतह मक्का से पहले बात ही नहीं है, बात ही कुछ और है। हम कभी भी उस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे जिसका ये हिस्सा रहे, और ये हमें फजाइल सुनाया करते थे। और इनके जो बड़े थे उस वक्त, आसिफ गफूर साहब और फैज हमीद साहब, जो कुछ कर रहे थे, ये उनकी सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो हम पे चूंकि वो वक्त आया ही नहीं है, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा कुफर पे गुजरा ही नहीं है। मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात की थी। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया? ये नहीं देखा जाएगा कुर्बानी कम ज्यादा किसकी है। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी भी उस एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उनको जवाबन कहा कि तुम हिस्सा रहे हो, तुम मुझे उस बात के ऊपर टॉन्ट कर रहे हो जिसके तुम हिस्सा रहे हो। ये मैंने जवाबन बात की थी। वो जितनी मर्जी कुर्बानियां कर रहे, उनकी जिंदगी, मैं इसको पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि जब धागा टूट जाए ना, जुड़ तो जाता है लेकिन घेरा लग जाती है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपको घेरा लगी हुई है, इंजीनियर साहब के दामन में घेरा नहीं है। ये फर्क है, और ये क़यामत तक खत्म नहीं होना। आप जितनी मर्जी FIR काट लें, आप मुल्क से चले जाएं, आप बेशक मरीख पे जाके आबाद हो जाए, ये फर्क रहेगा। शौक से तो नहीं गए? नहीं यार, वो एक टॉपिक अलग है। इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे इस पे गुस्सा इसलिए आया था कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। मेरा तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई। मैं तो कभी भी वो नहीं रहा। मैंने तो बलोचों से माफी नहीं जाके मांगी ना। मेरी जिंदगी में कभी वो वक्त आया ही नहीं है कि मैंने बलोचों के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हो कि कुछ करते हैं तो उठाए जाते हैं ना। मेरी 2012 की वीडियो रिकॉर्ड है, 2012, ये नोट कर लें। मैंने उस वक्त बलोचिस्तान के मसले को उठाया, यूट्यूब पे अपलोडेड डेट मौजूद है। उस वक्त इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। जब आपने वो मसले को उठाया, आपको किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की? तो यार एक टॉपिक अलग है। अभी फिल वक्त इस टॉपिक को कंक्लूड करें कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। ठीक है, डन। तो आपका जवाब आना, में भी जाके इसको जस्टिफाई कर सकता हूं। लिहाजा ये हमें जो आप कुर्बानियां गिनवा रहे हैं ना, आप जितनी मर्जी करें, ये कुर्बानियां हमारे बराबर फिर भी नहीं आ पा सकती। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरा पॉइंट था, क्वेश्चन सामने पुट फॉरवर्ड करना, वो मैंने कर दिया जाके। इसी के अंदर जाके अभी आपने फारूक शहबाज
वड़ाइच के अंदर जाके एक चीज़ मैं पहले पूछ लूँ, ये भगोड़ा वाला लफ्ज़ जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? एक चीज़ मैं से पूछ लूँ फिर आगे जाने से पहले। नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने भी नहीं लगाया, मैंने कहा लोग कहते हैं, और मैंने कहा कि जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इसके बाद ये जस्टिफाई हो गया है। मुझे लगता है, मैं अभी भी उस निज़ाम रखता हूं कि आपने वो टाइटल अपने से हटाने के लिए मुझे तख्ते मश्क बनाया। मैंने ये बात की थी, मैंने ये नहीं कहा कि आप भगोड़े हैं। नहीं तो वो टाइटल वैसे जो लोग लगा रहे हैं वो गलत है। और ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते रहे वो भी गलत था। एब्सोल्युटली। नवाज शरीफ साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर थे, साथ साथ ना वो पॉलिटिकल लीडर थे। नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल लीडर थे ना। ताजा नजरियाती है ना, इनको माजी बताना पड़ता है ना। नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल, आपको नहीं बता रहा, इनको बता रहा हूं। नहीं, आप मुझे लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है। नवाज शरीफ तो पॉलिटिकल लीडर थे। ये भी पॉलिटिकल नहीं, ये तो जर्नलिस्ट नहीं है, एक जर्नलिस्ट है। कौन? इमरान रियाज। इमरान रियाज कब से जर्नलिस्ट है वो? अभी काफी जिंदगी गुजर गई, 2005 का सफर है, अब तो 20 साल होने वाले हैं। तो एक्सप्रेस से आगाज किया। मुझे तो जर्नलिज्म नजर नहीं आई है आज तक। उन्होंने कोई एक खैर का जुमला किसी दूसरी पार्टी के बारे में बोला है? जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं कौन है? बुज़दार के वैसे न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने बुज़दार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा, छोड़ दे बुज़दार वाला मामला। इसको छोड़े, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारा डिबेट नहीं है, इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करेंगे, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैं क्यों बन रहा हूँ माउथ पीस। मैं वही, मेरा ताल्लुक नहीं। फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार, फिर वो अब किसने किसकी मंजी ठोकनी है, वो तो वीडियोस के ऊपर लोग खुद ही करेंगे जाके। मेरा तो वीडियो नहीं, मैंने तो अगली बात की है, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा सामने आके बैठ जाओ, ठीक है, जस्टिफाइड। इससे बड़ी को बात कर नहीं सकता। भगोड़ा वाले बात के ऊपर कह रहा था, आपने अच्छा लगा मुझे, आपने कहा नहीं कहना चाहिए। उसके अंदर वो कहते हैं क्यों नहीं कहना चाहिए, वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल भी देते हैं, जो कि उनके फजाइल सुनने के लिए मैं इधर नहीं बैठा हुआ ना। वो जो कुछ कहते हैं मुझे पता है, ये नबी इस्लाम का जो नाम ले रहे हैं और जो जिस तरीके से दीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस्लामिक टच ना, ये भी कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना, उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल पूछे, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे ना तो फिर मैं इसकी एक एक बात का जवाब देना शुरू कर दूंगा और वो लंबा हो जाएगा। वो लंबा हो जाएगा। जाहिर है कि मैं डिजिटल ये भी और इनके बड़े भी इस्लाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, बस मैं यही डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन कर लो, इसके ऊपर कर लें। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे इमरान खान पीछे रह गया तो मैं रज़ाइल भी सुनाऊंगा। इमरान खान पीछे रह गया, इमरान रियाज बयान की ना, तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा मुझे कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जिंदगी, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है, तो ये ताजा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में उलमा ही नहीं है, कोई शक नहीं, मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अल्लाह का शुक्र, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने भी डिजिटल दहशतगर्दी किसी भी जमात को आप करें ना, आपने जितने फजाइल इसके लिखे हैं, इसको मेरे साथ बैठा क्यों नहीं देते ऑनलाइन? इमरान रियाज को बिल्कुल बैठाएं इसको मेरे साथ। मेरी उनसे है नहीं, मेरी सलाम तो नहीं है, मैं कह देता मैं फजाइल उनके नोट किए हुए हैं, उसके बाद तो आपका काम बनता है कि आप उनसे राब्ता करें और उनको कहें कि इंजीनियर साहब, एक गलती की वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी जमात स्टेक पे लगी हुई है। इंजीनियर साहब ने एक्सपोज कर दिए, एक एक अपलोडिंग डेट बताई है। पीटीआई वाले देंगे ना जवाब, पीटीआई वाले देंगे, वो भी ये कह रहे पीटीआई वाले जवाब देंगे। उसने भी पाँव नीचे दे दिया पीटीआई को, उसने भी कहा उसका पीटीआई वाले जवाब देंगे, मैंने नहीं जवाब देना। हाँ तो सही नाम कौन? उसने कहा ये बारन बलोच पे नहीं बोला, मैंने उसको वीडियोस दिखा दी। नहीं, आपकी ये वीडियोस तो मौजूद है, आपकी आपकी वीडियोस तो मौजूद है। मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ कि अगर कोई शख्स इन वीडियोस के होते हुए, उस जमाने की वीडियोस होते हुए जर्नलिज्म कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये जर्नलिज्म नहीं है। या तुम्हें अगर अब पता चला तो माफी मांगो मुझसे, माफी तो बनती है ना। माफी मांगनी है, जाहिर है, जब झूठ बोला है, जब एक साफी की रिपोर्ट गलत निकलती है किसी के बारे में, तो उसे माफी मांगनी चाहिए ना। ठीक है, आपको पता है ना कि मेरी वीडियोस अपलोड है बारन बलोच के हवाले से। जब वो यहाँ बैठी हुई थी, जब ये अपनी वाइफ को लेके गया था, और मैं यहाँ पॉडकास्ट में उस वक्त के काकड़ साहब जो बलोचिस्तान के थे और फायजीसा साहब जो बलोचिस्तान, मैं उनका नाम मेंशन करके कह रहा था कि आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। तो इसने बारन बलोच से तो माफी मांगी है, मुझसे माफी का भी मांगेगा, मांगनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? ठीक है, मांगनी चाहिए ना, बिल्कुल मांगनी चाहिए। हाँ ठीक, अब ठीक है, डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर आते हैं। भाई, डिजिटल दहशतगर्दी किसी भी सियासी जमात को दहशतगर्द ठहराना, डू यू थिंक जस्टिफाइड है? अगर उसकी एक्टिविटी दहशतगर्दी वाली है तो दहशतगर्दी को हाईलाइट करना चाहिए। बाकी अगर उसको आपने बैन करना है पॉलिटिकल जमात को, तो उसके लिए एक तरीकेकार मौजूद है। मैंने उनके इस फैक्टर की बात की थी कि टीटीपी तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कर रही है, कितने फौजी मार लेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ये मजबूर करेंगे कि फौज में भर्ती ना हो, मैंने उसमें मिसालें भी दी थी कि मेरे अपने बेटे का क्लास फेलो कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया। हमारी लाइव स्ट्रीम में एक बंदा आया कि जी फौज जो है वो दखल देती है पॉलिटिक्स के अंदर, तो मैंने फौज में भर्ती नहीं होना। तो मैंने कहा था आप फौज को एज ए इदारा इतना रगड़ा ना लगाएं। इसको मैं डिजिटल दहशतगर्दी मानता हूं और बकौल इनके
5th जनरेशन वार उसका नाम रख लें, नाम कोई भी रखें, कि आप फौज को एज ए इदारा जब मिलाइन करेंगे तो मैं इसको टीटीपी से बड़ी दहशतगर्दी समझता हूं। आप समझते हैं, बट डोंट यू थिंक ये थोड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि फितना तो अकबर मिनल कत्ल, सियासी जमात फितना जो है वो कत्ल से नहीं, वो सियासी जमात लादा, वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर इस पे आएंगे तो मुझे बताएं टीएलपी सियासी जमात नहीं थी? ठीक है, उनको डिजिटल तो फवाद चौधरी साहब क्यों आगे कह रहे थे कि इंडिया से इनके अकाउंट चल रहे हैं? जियो का 9 का खबरनामा में पहली खबर ये थी, रखी हुई है भाई, वीडियोस हॉन्ट करेंगी इनको। इन्होंने कहा कि इतने 1000 अकाउंट वहां से चलते हैं, टीएलपी को फंडिंग होती है। बिल्कुल नहीं होती, मेरे मुखालिफ है वो। मुझ पे 5 दफा जो कातलाना हमले हुए मेरे तक पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे, 7 के 7 लोग टीएलपी मोटिवेटेड थे। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि टीएलपी पाकिस्तान के साथ मुखलिस जमात है। उनका जो वो एक हार्ड लाइनर होना है वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल कोई इंडियन एजेंट नहीं है। उस वक्त इन लोगों को ख्याल नहीं आया कि उनको इंडियन एजेंट कह रहे हैं, और ये कहते थे कि दहशतगर्दी हो रही है, फौज के खिलाफ बात हो रही है। हाँ, फौज के खिलाफ बात हो रही थी। अब अगर ये वही बातें कर रहे हैं तो इनको अपनी शक्ल उसी आईने में देखनी चाहिए। और ये मैंने कुरान से आयत पेश की थी, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, ये 2 दफा कुरान में आयत आई है। फितना करना कत्ल से बड़ा है। टीटीपी कत्ल करती है, और कोई पॉलिटिकल जमात, चाहे वो टीएलपी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, फौज के खिलाफ एज ए इदारा अगर वो मुहिम चलाती है और अवाम और फौज के दरमियान दरार डालती है तो ये फितना है और ये कत्ल से बढ़कर है। अब उस तरफ आ जाए कि पॉलिटिकल जमात है, तो पॉलिटिकल जमात है तो पॉलिटिकल जमात रहे ना, कल्ट तो ना बने। पॉलिटिकल जमात का काम है कि वो बैनर्स उठाए। पॉलिटिकल जमात का काम ये नहीं है कि पैरेलल में वो भी असला लेके एक वज़ीर आला को पॉलिटिकल जमात को अगर बैनर्स ना उठाने दिए जाएं तब क्या करें? तब वो इमरान खान साहब की तकरीरें सुने जो उन्होंने टीएलपी के बारे में की थी, तब ये करे वो कंपैरिजन होगी ना। तो वही बताऊंगा इस जमात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं उस दिन कल पढ़ रहा था आने से पहले, तहरीक इंसाफ ये करे कि खान साहब ने जब वजीर आजम थे जो तकरीर उन्होंने टीएलपी के बारे में की थी वो तकरीर सुन ले। मेरा वही मौकिफ है जो खान साहब का मौकिफ था, क्योंकि खान साहब ने अभी तक उस मौकिफ से यू टर्न नहीं लिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरी वो तकरीर टीएलपी के खिलाफ गलत थी। उन्होंने कहा था इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये करें ना, आपने मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने हाथी के पांव में सबका पांव, मैंने नटशेल में आपको बात कर दी कि वो कहे अगर आकर के मैं उस तकरीर से रुजू करता हूं फिर तो मैं आगे चलूंगा। अभी तक तो खान साहब ने इस पे यू टर्न नहीं लिया, तो मैं यही कहूंगा कि जो खान साहब ने टीएलपी के बारे में कहा था, पीटीआई फिर वो तकरीर सुन ले, वही मेरा मौकिफ है। अच्छा ठीक है, ये बात थोड़ी सी खान साहब और टीएलपी की तरफ चलेगी। मेरा सिंपल सा पॉइंट था कि क्रिटिसाइज करना इज वन एस्पेक्ट, वन थिंग, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द करार दे देना, वो साइंटिफिकली, सिंस आप अगेन बात करते हैं, उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के ऊपर वो कहते हैं हार्वर्ड की स्टडीज़ हैं, यूनेस्को की है, पीईडब्ल्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की 2022 के अंदर हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी रिसर्च स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉजेशन बिटवीन अग्रेसिव ऑनलाइन स्पीच एंड रियल वर्ल्ड टेररिज्म। इसके अंदर है ही नहीं। इसके साथ वो ग्लोबल फ्री स्पीच की जो प्रोटेक्शन यूएस, यूके, इंडिया जो देता है, उनकी फौज को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, देन अगेन वो भी उसके जुमरे में नहीं फॉल करता दहशतगर्दी के। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब डेफिनेशंस पाकिस्तान के, आप एटीए एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 वाला उठा लें, यूएन की डेफिनेशन उठा लें, आप फटफ की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स की, उसकी भी डेफिनेशन उठा लें, वो भी कहते हैं एक्चुअल फिजिकल वायलेंस होगी तो आप दहशतगर्द कह सकते हो। मैं तो साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज शायद बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, शायद ना आगे। बाकी जो कुछ कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फौज को कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करें इनको। ठीक है, इसका जवाब यही है कि खान साहब के दौर में 5th जनरेशन वार इसको कहा जाता था। अगर खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया, मेरे इल्म में जनरेशन वार थोड़ी सी डिफरेंट थी, और देख लें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो उसकी कजन होगी ना, चीज तो वही है ना। ठीक है, कि वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज को मिलाइन किया जाता है, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान नफरतें डाली जाती हैं, यही बात थी ना। उस वक्त टीएलपी भी कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही थी, वो भी प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, डंडे ही उठाए होते थे उन्होंने, उनको असला नहीं उठाया होता था। इनके पास तो फिर भी असला होता है, और उसकी असला नहीं होता अली भाई, गोली चली थी, आगे से नहीं चलाई थी। चलाई नहीं थी, है तो था, पास होती तो कुछ करते, ऐसा था ही नहीं। चलो ठीक है, मैं तो इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, मैं इस पे बस दिल में हंस रहा हूँ कह कर लगा के। कंटिन्यू करें, आगे चले। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है।
मैंने इरशाद भट्टी का आपका बयान सुना, मुझे नहीं समझा आपके जवाब वैसे बड़े अच्छे होते हैं। उसने कहा फॉर्म 45 या 47, आपने कहा वो भी फॉर्म है, वो भी सरकारी फॉर्म है ना। मैंने जो बात की वो आपने अगर गौर से सुनी होती है, अगर मैंने ये कहा फिर तो मैंने इतना सुना हो सकता है। मैंने 2 घंटे 17 मिनट की पूरी सुनी। देखना ना पूरी सुनने की जरूरत है एक जुमले में। ठीक है, मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना, ना भट्टी साहब ने ना आपने। दूसरा जुमला मैंने बोला ही नहीं है, तो क्या मैंने गलत स्टेटमेंट दी है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बस भट्टी साहब को तो समझ नहीं ना आई। आ गई थी भट्टी साहब को, तो उनका तो आपका 1.8 मिलियन माशाल्लाह क्रॉस कर गया। नहीं वो चले, वो तो कर गया ना। एक जुमला बोला था मैंने, आपको बताया कि मैं एक मारता हूं। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता होता मैंने जुमला क्या बोला है। मैं वो जब सवाल उन्होंने शुरू किया था ना, तो मैंने दिमाग में उसका जवाब रेडी कर लिया था। मैंने कहा था कि 47 और 45 दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों मैच करने चाहिए। तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? अब ये कहना जो उन्होंने जवाब में कहा, वो भट्टी साहब को जरा समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा था कि दोनों फॉर्म कैसे सही हो गए? भाई दोनों सही हैं, दोनों सरकारी फॉर्म है। मैं अब इसमें एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब इसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, तो वो जब गुस्से में आते थे तो वो कहते थे, ओ मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा है। मैं भी कह रहा हूं, मैं कला पढ़ा लिखा बोल भी कितने जावा। मेरा वास्ता उन्होंने यूट्यूबर्स नाल, उन्होंने व्लॉगर्स नाल, उन्होंने सियासी जमातां दे फ्रंटमैन नाल पैर है, जिन्हें कॉमन सेंस भी नहीं कि बंदा गल पे करता है। वो समझ रहे होंगे ने कि जिस बंदे से बात हो रही है ये भी आगे कोई पॉलिटिकल लीडर। भाई मैं इंजीनियर हूं, गलत इंटरप्रिटेशन, मैकेनिकल इंजीनियर हूं और 30 साल मौलवियों का तजर्बा है माशाल्लाह। मेरे जितना तजर्बा, ये तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैंने मार खाई है इस फील्ड में। मैंने एक जुमला बोला था एक्सपीरियंस है कि 47 और 45 दोनों सरकारी फॉर्म है, इनको मैच करना चाहिए। उन्होंने अगली बात सुनी नहीं, उन्होंने समझा कि कह रहा है कि दो दुरुस्त है। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा मैच करने चाहिए। मैच नहीं हुए वे, वो अगली बात चलती तो मैं उनको बताता ना। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये मसला आज का नहीं है, आरटीएस भी बैठा था, ठीक है जी। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 2013 के इलेक्शन के ऊपर भी गुफ्तगू थी। उससे पहले अगर आप चले जाएं 1997 में तो जो सूरत हाल थी, या मुशर्रफ साहब के दौर में तो सिंध में पीपल्स पार्टी हार गई थी। हमेशा इलेक्शन इस तरीके से होते हैं, इलेक्शन इस तरह ही होता है पाकिस्तान के। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि जो ताजा नजरियाती हुए हैं वो समझते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, ये हमेशा से ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल नहीं, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला आज का नहीं है, काफी पुराना सिलसिला है। ओवरऑल अगर आप इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो पास्ट को भी क्रिटिसाइज करें, और अगर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आके बैठ जाएं, ये बात अगर मान ले तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाली जो शहबाज शरीफ वाला जो आपका मौकफ, मैं आपका भी बयान कर देता हूं ताकि आपको मिस हुआ, आपको कहना चाहिए था वो वाला पॉइंट अगर मान लिया होता, जो कि आजकल बात कर रहे हैं असद उमर साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की दोबारा बात कर ररहे हैं, तो अगर मिसाक जमहूरियत हो जाए तो शायद मसला तभी सॉर्ट आउट हो सकता है, वरना आरटीएस हो, फॉर्म 47 हो, ये डिबेट चलती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। अलवी